तो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो कि अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन कि ये मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। यानी रेक्टेंगुलर एरे से आप समझ सकते हो कोई भी एक ट्रे, उसके अंदर कोई भी आप नंबर डाल दो, जैसे 1 2 3 4 5 6, उन्हें एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दो। या कोई भी फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है कोई भी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, है ना। तो कोई भी फंक्शन और नंबर्स को आप एक रेक्टेंगुलर ट्रे में अरेंज करते हो, वही क्या बन गई, मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जिसमें अपनी हमको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है बेटा, और वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। तो जितनी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होंगी, उसकी रोज होंगी, और वर्टिकल लाइन है वो क्या होंगी, कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, तो रोज और कॉलम, और रोज और कॉलम का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, रो बाय कॉलम, है ना। तो जितनी भी इसमें रो होंगी, कितनी रो है इसमें बेटा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं, तो देयर आर 2 रोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एंड देयर आर 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, रो बाय कॉलम। ओके बेटा, क्लियर है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें रो कितनी दिख रही है, एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 2। और यहाँ पे कॉलम भी कितने दिख रहे हैं, 2। तो ये 2/2 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं बेटा, है ना। तो टाइप की बात करते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स, यानी सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, इट हैज ओनली 1 रो, यानी 1 2 3, और भी देख लो 1 2, यानी इसमें केवल एक रो होगी, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स बोल देंगे बेटा, रो मैट्रिक्स। दूसरी आती है अपनी कॉलम मैट्रिक्स, ये भी नाम से शो हो रही है, इट हैज ओनली 1 कॉलम, यानी 1 2 3, और देख लो 1 2, आगे भी ले जा सकते हो 1 2 3 4, यानी कॉलम एक होगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। और बेटा तीसरी अपनी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 2/2 की कोई मैट्रिक्स हो गई, 3/3 की कोई मैट्रिक्स हो गई, 4/4 की कोई मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आती है बेटा अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, चौथी आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, जैसे कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके डायगोनल एलिमेंट, जैसे कोई भी ले लो अपन डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये ले लिया 1, ले लिया 2, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये क्या होगी बेटा, अपनी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और ऐसे अपनी 3/3 में होगी, जैसे 1 2 3 कर लो, इसको 0 इसको 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है। तो ये कैसी हो गई, 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये अपनी कैसी हो जाएगी बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। इसके बाद आती है अपनी स्केलर मैट्रिक्स, 5वीं आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये भी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप भी है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद आएगी स्केलर मैट्रिक्स के बाद छठी आएगी अपनी कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों इससे खूब लोग परिचित भी हो कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। तो 2x2 की अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ये क्या होगी, 1 0 0 1। और 3x3 की बात करूं तो ये क्या होगा, 1 1 1, यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये कैसे हो जाएंगे अपने बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका साइन क्या होता है, इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, एक तो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स और एक अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चंस के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद आती है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स से ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो वो कैसी हो जाएगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स। और इसको नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, जैसे सारे एलिमेंट 0 0 0 0। ऐसे भी कोई 3x3 की भी है तो भी 0, 2x2 की है कोई वो भी 0, 2x3 की है वो भी 0। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0, तो वो कैसी हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब देखते हैं बेटा इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होगा, इसके लिए बेटा दो कंडीशन होंगी। सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स में अगर हम इक्विलिटी चेक कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यानी दे आर सेम ऑर्डर। और दूसरी चीज होगी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, उनके सेम होने चाहिए। तो ये अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या होंगी, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी। जैसे सपोज करो सबसे पहले तो कोई ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ये ले ली 2x2 की। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स ले लिए कुछ भी a11 a12 a21 a22। ठीक है, इसके ले लिए अपन ने कुछ इसके ले लिए b11 b12 और b21 और b22। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स सेम अगर हैं, a11 इक्वल टू b11 की वैल्यू अगर सेम है, a11 इक्वल टू b11 है, a12 इक्वल टू b12 है, इसी तरीके से a21 इक्वल टू b21 एंड a22 इक्वल टू b22 होंगे और इनके ऑर्डर सेम होंगे, तो ये कैसी होगी बेटा, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो इनके बीच में अपन क्या लगा देंगे, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है तो ही ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा, नहीं तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी सबसे बड़ी क्या होगी, एडिशन। एडिशन में भी बेटा क्या होगा, पहली कंडीशन यही है कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। बोथ लिख दो, बोथ सेम ऑर्डर। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो जैसे इसका a11 है तो a11 में ऐड कर देंगे अपन b11, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होगी, उसी ऑर्डर की होगी जिसमें ये पहले दोनों पुरानी वाली थी। तो 2x2 की मिलेगी, 2x2 की मैट्रिक्स को 2x2 में ऐड करेंगे तो 2x2 मिलेगी। 2x3 की मैट्रिक्स है और उसको 2x3 की मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो 2x3 की मिलेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो a11 में b11 ऐड हो जाएगा, a12 में b12 ऐड हो जाएगा, इसी तरीके से a21 में b21 ऐड हो जाएगा, a22 में b22 ऐड हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन होता है कि अगर दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बस ये क्लियर होना चाहिए और उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिनमें आई और जे की वैल्यू सेम है दोनों मैट्रिक्स में, फर्स्ट सेकंड।
ओके, तो अब देखते हैं बेटा इसके प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए अपन डायरेक्ट एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और इसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बी दे रखी है। ठीक है, इसका अपन ऑर्डर लिखेंगे तो 2/2 है, इसका अपन ऑर्डर लिखेंगे तो 2/3 है। तो सबसे पहली बात तो बेटा एक कि अगर इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यानी ए का मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं और बी का मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये चीज एक तो ध्यान रखनी है सबसे पहली बात कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है जब अपन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है सबसे बड़ी कि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्या कंडीशन है बेटा, रटना नहीं है, समझने के पर्पज से देखें तो जिन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है यानी ए का बी से मल्टीप्लाई करना है तो उन्हें एक ऐसे अपन लिख लेंगे, उनके ऑर्डर लिख लेंगे। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसको अगर समझने के पर्पज से देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2 और 2/2। तो ये दोनों अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर अंदर वाली वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बाहर वाली मैट्रिक्स, यानी ये बाहर वाला नंबर 2/3। तो जो नई मैट्रिक्स मिली उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो अंदर वाली जो वैल्यूज लिखी है वो तो इक्वल होनी चाहिए और जो बाहर वाली हैं वही दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, इसका ऑर्डर बन जाएंगी नई वाली मैट्रिक्स का, है ना। तो रो टू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक रो का पर्टिकुलर एक कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरीके से इसको रिपीट करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इस वाली का फिर इससे मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्या होगा, रो टू कॉलम। ठीक है, तो रो टू कॉलम में इस रो को लेके चल रहे हैं अपन सबसे पहले 6 और 9 वाली को। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो 6 2 जा 12 प्लस 9 का मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा 9 7 जा 63। अब इस रो इसका इस पूरे से हो गया, अब इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम से करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से 36 प्लस 9 का 9 से 81, फिर 6 का 0 से 0 प्लस 9 का 8 से 72। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12 एंड देन 3 का मल्टीप्लाई 9 से 27, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24, है ना। तो पर्टिकुलर हर एलिमेंट का एक एक एलिमेंट से अपन ने मल्टीप्लाई किया, एक रो का पर्टिकुलर एक कॉलम से, फिर एक कॉलम से, फिर एक कॉलम से, और एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का 7 से नहीं करना, फिर 3 का 7 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये चीज आप एक बार क्लियर कर लेना तो आप मल्टीप्लाई अच्छे से सीख जाओगे। बस इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75, 6 और 1 7, 8 और 3 11 और ये 72, ये कितने हो गए 25, ये कितने हो गए 9 और 2 और 1 3 और ये 24। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 2/3 की मैट्रिक्स मिली। ठीक है, तो किस तरीके से होगा आप इसको एक बार अच्छे से देख लें और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो मल्टीप्लाई आप इजीली सीख जाओगे। एक दो बार प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, नहीं आएगा समझ में, पर एक दो बार करने के बाद आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छे से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक बार ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा कि कोई भी अपने पास मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 और इसके लिए आप थोड़ी सी इसको बड़ी ले लो A13, ठीक है, और A21 A22 एंड A23। ठीक है, तो ट्रांसपोज सबसे पहले क्या होगा, ये A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को अपन किससे शो करते हैं, या तो A की पावर
टी लगा दो और ए के ऊपर डैश लगा दो। तो ये तो इसका साइन हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इसका साइन है ना। इसमें होगा क्या कि जितनी भी रोज हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर दो और जितने भी कॉलम है उन्हें रोज में चेंज कर दो। ठीक है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, फिर पहली वाली की ट्रांसपोज होगी। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ A11 और ये क्या हो गया A12 और ये A13। अब ये क्या हो गया A21 A22 और A23, यानी ये वाली जो रो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया, ये वाली रो को मैंने क्या बना दिया, कॉलम। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर था वो क्या था 2/3 का, और अब मेरा ऑर्डर क्या बन गया 3/2 का। तो आप ऑर्डर से अगर समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो बस यही क्या है, यही मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होगा कि जो मैट्रिक्स हमने लिए ट्रांसपोज करने के लिए, उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, यानी ए डैश इक्वल टू ए, और आप बोल सकते हो ए इक्वल टू ए डैश, यानी ए का अपन ने ट्रांसपोज निकाला था, क्या आया था ए डैश आया, और ए डैश और ए सेम है तो वो क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और बेटा अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं ए डैश, ठीक है, तो ए इक्वल टू माइनस के ए डैश आ जाए, है ना। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए बोल दो, या ए डैश इक्वल टू इसको बोल दो माइनस ए। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए मिले, यानी जो हमें पहले मैट्रिक्स दी हुई थी बस उसका साइन चेंज हो जाए, तो वो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा। तो बेटा आगे फटाफट से एक बार इसकी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होती हैं। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है उसका फिर से ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी ए डैश का वापस से ट्रांसपोज, यानी ए डैश का डैश इक्वल टू क्या हुआ ए मिलेगा, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिलेगी जो शुरू में दी थी। के ऑफ ए का होल डैश, यानी किसी भी आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेते हो तो के को अपन कॉमन लेके बाहर निकाल के ए डैश कर सकते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी का होल डैश, यानी ए डैश प्लस बी डैश, यानी अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी दी रखी है उनका पहले ऐड करके ट्रांसपोज लें या उनका पर्टिकुलर ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करें, तो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी बेटा। और ए बी का होल डैश, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लें या पहले बी का ट्रांसपोज कर लो और ए का ट्रांसपोज कर लो उनका मल्टीप्लाई, तो ये दोनों वैल्यू भी कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। तो बेटा आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स इज। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम आता ही हमारे माइंड में एक चीज रिकॉल होनी चाहिए कि ए डैश इक्वल टू ए होता है। ए डैश क्या है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालते हैं पहले इसका। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा बेटा 3x - 1 2x + 3 और x + 2, और ये वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, इसी के इक्वल होगी। तो ए डैश इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू में यही डाल देता हूँ बेटा, क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू आ जाएगा अपना 3x - 1 2x + 3 और x + 2। तो मैंने समझने के पर्पज से दोनों को एक साथ लिख दिया है कि ये ए डैश है और ये ए है। अब यहाँ से क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल सकती है उन्हें अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो 2x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x - 1, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू -4। सी इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन भरने में गलती मत करना, ये चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है ऑप्शन से देख के, है ना। तो अपन क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास ए गिवन है, ए से ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू जो ऑप्शन में दे रखी है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म में दे रखी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या है बेटा, ए इक्वल टू है अपना ए बी बी ए, ठीक है। अब यहां से अपन क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ए इंटू ए,
तो ए इंटू ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी बी ए, और अगेन इसको क्या लिख देंगे, ए बी बी ए। तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी मल्टीप्लिकेशन अपना क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी हमें, 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो टू कॉलम, यानी ए का मल्टीप्लाई ए से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और बी का मल्टीप्लाई बी से प्लस के बी स्क्वायर। फिर ए का मल्टीप्लाई ए से तो ए बी प्लस बी ए, या ए बी कुछ भी लिख दो, है ना। फिर ए बी प्लस ए बी और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये भी हो गया 2ab, और ये भी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक ए स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है और ये भी दोनों सेम है, तो इनको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से अपन कंपेयरिंग करते हैं इनकी, तो एल्फा इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है इन दोनों को कंपेयर करने पे। तो फर्स्ट एलिमेंट एल्फा है, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का सेकंड एलिमेंट बीटा है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 2ab। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू आई 2ab। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन सारे मैचिंग है, इसलिए ध्यान से भरना कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो बच्चों अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स को पूछ रहा है ऑप्शंस में से कि ये सिमेट्रिक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है बेटा, तो एक चीज तो अपन को डेफिनेशन पता होनी चाहिए इन सब की, कि इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सारी डेफिनेशंस क्लियर है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ से अपन देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स का ऑप्शन दे रखा है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी, उसके लिए अपन क्या ले लें, उसका ए ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी ए ट्रांसपोज क्या आता है, ए की वैल्यू तो हमारे पास ये है, इसको ए लेट कर लिया। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेता हूं मैं, तो 0 5 -7 -5 0 एंड 11, और ये क्या होगा 7, और ये हो गया -11 और 0, इसका ट्रांसपोज ले लिया बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें वापस से वो मैट्रिक्स तो मिली नहीं, यानी a' इक्वल टू ए तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि a' इक्वल टू ए होता तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके क्या हो जाते, सेम हो जाते। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज हो रहा है बेटा। देखो यहाँ पे -5, यहाँ पे +5 है तो यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ -7 है तो +7 हो रहा है। यहाँ पे भी बेटा माइनस, हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन चेंज हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a', तो यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ या माइनस ही कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 0 5 -7 -5 0 11 एंड 7 -11 और 0। तो ये फाइनली क्या आ गई, -a आ गई। इस पूरी की वैल्यू क्या है, a है। तो ये क्या आ गई, a' इक्वल टू -a, a' इक्वल टू -a इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के डेफिनेशंस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है बेटा, तो आपको डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए। ओके, तो बेटा अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 4, द मैट्रिक्स A 0 1 1 0 इज A। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन बेटा यूनिट मैट्रिक्स का दे रखा है। क्यों दे रखा है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। तो आप जल्दबाजी में यूनिट मैट्रिक्स इसको टिक ना करके आए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ढंग से देखना, ये 0 1 0 0 है, ना कि 1 0 0 1 है। डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जितना ज्यादा आप इसको जल्दी करने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी गलत कराने के लिए पहला ऑप्शन क्या आया है, यूनिट मैट्रिक्स आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी उल्टा है, तो ये भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। और फिर वापस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a' निकालना पड़ेगा।
तो ट्रांसपोज निकालने से ही पता चलेगी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की। तो ए डैश निकालते हैं बेटा, इसका क्या करते हैं 0 1 और 1 0। तो इसका बेटा ए डैश इक्वल टू ए आ रहा है, यानी ट्रांसपोज लेने पे वापस से वही मैट्रिक्स रिपीट हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज द राइट आंसर। तो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इक्वल टू 1/पाई दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू 1/पाई और एक और मैट्रिक्स देन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बताना है। तो बेटा ए माइनस बी बताने के लिए कुछ भी दे रखा हो उससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ए माइनस बी बताने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका ऑर्डर सेम है क्या। तो ऑर्डर तो सेम है, दोनों ही क्या है 2/2 एंड 2/2, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करके देखते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को एक बार लिखते हैं, 1/पाई साइन इनवर्स पाई एक्स साइन इनवर्स x/पाई, और ये हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स पाई एक्स, और ये हो गया कोट इनवर्स, ये पाई बाई एक्स है और ये पाई एक्स है, और माइनस हो जाएगा 1/पाई माइनस के कोस इनवर्स पाई एक्स साइन इनवर्स x/पाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x/पाई, और ये हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स पाई एक्स। तो सबसे पहली बात तो बेटा इन दोनों में से पहले 1/पाई कॉमन आ रहा है, 1/पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अब एक इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/पाई एज इट इज मैंने एक तरीके से कॉमन ले लिया है ना, और अब मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये तो जीरो ही हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से साइन इनवर्स x/पाई माइनस साइन इनवर्स x/पाई, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स पाई एक्स, और ये माइनस माइनस के प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स, ठीक है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है पाई/2 हो जाता है। तो ये हो गया पाई/2, ये जीरो और ये पाई/2, ठीक है। और अब मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ पाई/2 कॉमन ले सकता हूँ, पाई/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो 1/पाई है ही है, और यहाँ से मैंने पाई/2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया 1 0 0 1 विच इज आई, और ये पाई से पाई कैंसिल, ये क्या आ गया 1/2 और आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा था, लेकिन करने बैठे इसको तो 3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो बेटा ऑप्शन क्या है इसका 1/2 आई। अब बेटा ये चीज देख लेना, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दे रखा है और एल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा ए प्लस ए डैश के लिए ए तो हमारे पास है, ए डैश निकालते हैं यानी ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका क्या हुआ कॉस एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस के साइन एल्फा, और ये क्या हो जाएगा साइन एल्फा, और ये कॉस एल्फा, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इनको लिख रहे हैं एक बार, ए की वैल्यू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये आ जाएगी साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है, प्लस ए डैश आ गया अपना कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा, और ये आ गया अपना कॉस एल्फा, और इक्वल टू आई। आई क्या होता है 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो 1 0 0 1 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा और प्लस के साइन एल्फा 0, और ये साइन एल्फा और ये माइनस साइन एल्फा ये भी 0, और यहाँ पे क्या आ गया फिर से 2 कॉस एल्फा आ गया बेटा। और ये काय के इक्वल है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन इक्वल रख के वैल्यू बता सकते हैं एल्फा की, 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस एल्फा इक्वल टू 1/2 और एल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बेटा 1/2 कॉस में वैल्यू किसकी होती है
π/3 की होती है। तो सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू cos 2 theta minus sin 2 theta, sin 2 theta and cos 2 theta and a plus a transpose equal to I, then find the value of theta। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी अपन ने जस्ट ऐसा ही किया था, तो इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल हो ही जाएगा, है ना। ओरली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, π/6। तो आप इसको खुद से करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij of order 2 by 2 where Aij defined 2 and 0 then A square is। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा पहले अपन क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं 2 by 2 की। लेट A इक्वल टू है अपना A11 A12 A21 एंड A22। 2 by 2 की ये मैट्रिक्स है और इसमें बेटा बोल क्या रहा है, जब इसके दोनों I और J सेम है तो वैल्यू 0 होगी, और I और J सेम नहीं है तो वैल्यू 2 होगी। तो 2 0 2 एंड 2 0, ये अपनी मैट्रिक्स बन गई A। और अब हमें चाहिए A इंटू A, क्योंकि A स्क्वायर निकालना है। तो 0 2 2 0 इंटू में क्या हो जाएगा 0 2 2 0। तो इंटू करते हैं इसका बेटा, 2 by 2 की है दोनों मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से, और 2 by 2 की ही अगली मैट्रिक्स मिलेगी। तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर ये 0 और ये 0, 2 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 ये भी 0, 2 2 जा 4 प्लस 0। तो फाइनली अपना क्या आ गया 4 0 0 4 आ गई बेटा मैट्रिक्स, और ऑप्शन दे रखे हैं अपने 4i। तो यहाँ से बेटा 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या बन गया 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 4i। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू होती है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, f of x इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 2 1 एंड f of x इक्वल टू 1 प्लस x एंड 1 माइनस x, देन f of a इज। ठीक है, तो f of x की वैल्यू दी हुई है, f of a की निकालनी है, ऑप्शन आपके पास ये रहे। तो बेटा ये क्वेश्चन करके दिखा दो, इस बोर्ड वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये करके दिखा दो बच्चों, ये करके दिखा दो, है ना। तो प्लीज ट्राई। अब अपन इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। तो ट्राई करने के लिए अपन क्या करते हैं, f ऑफ x को सॉल्व करते हैं पहले, कि f ऑफ x अपना क्या दे रखा है। f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स। तो f ऑफ x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, a प्लस बी और a माइनस बी से सीधे सीधे आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है बेटा, f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, x को a से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर यही आएगा। एक चीज बेटा यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम किसी मैट्रिक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 की जगह बेटा क्या लेंगे, आई लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 माइनस ए स्क्वायर मत ले लेना, आई माइनस ए स्क्वायर लेना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस यहीं पे आपका थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान अटेंशन करके ये चीज समझनी है कि आई माइनस ए क्यों लिया है, क्योंकि ए क्या है अपनी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ही सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है। ओके बेटा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए अपने पास है, आई माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ए इंटू ए करके क्या हो जाएगा 1 2 2 1 और 1 2 2 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइनली क्या आएगा अपना
दोनों ही 2/2 की मैट्रिक्स है तो अगली मैट्रिक्स भी 2/2 की ही मिलेगी। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 2 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1। तो ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा अपना 5, 4 और 4 और 5, ये आ गया ना। अब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर को आई में से माइनस करना है। तो आई में से माइनस करने के लिए मैं इसको मैं यहीं पे माइनस कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 माइनस 5 करूंगा तो क्या आएगा -4 आएगा बेटा, और ये भी -4 आ जाएगा, ये भी -4 और ये भी -4। -1 आप बाहर ले सकते हो या -4 बाहर ले सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा -4 1 1 1 1, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स वेयर ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। तो थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन, तो एक बार इसको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना बेटा, है ना। अपन इसको ट्राई करने के लिए करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अपन इसको शुरू करते हैं बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी लिख सकता हूँ ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ए और बी की वैल्यू भी दी हुई है, तो ए इंटू इस ए की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ बी ए, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एक बी मैंने एज इट इज रखा और दूसरे बी की जगह मैंने क्या डाल दिया, ए बी डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को यहां से आगे सॉल्व करके आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान अटेंशन करना बस बेटा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, इधर से ही चलता हूं कि ए बी इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं, ए बी इक्वल टू बी लेके चल रहा हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड बेटा, ध्यान से देखना, ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड। तो ए बी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए का, तो यहाँ क्या बन गया बी ए, और बी ए की वैल्यू क्या है मेरी, ए है, तो ए बी ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। और ए बी ऑफ ए, और ए बी ऑफ ए को मैं एसोसिएटिव लॉ से बेटा क्या ले सकता हूं, ए इंटू बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है बेटा। तो इसकी जगह मैं इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या डाल सकता हूं, ए डाल सकता हूं। प्लस इसी तरीके से बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपकी बार इसको लेके चल रहा हूं कि बी ए इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, बी ए इक्वल टू ए लेके चला, और बी ए इक्वल टू ए लेके चला। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड बी का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बी ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू में वापस यहां से क्या डाल सकता हूं, बी डाल सकता हूं। तो बी ए ऑफ बी इक्वल टू बी हो गया, और वापस से फिर एसोसिएटिव लॉ से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी ऑफ ए बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी बी आ जाएगी। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या निकाल दिया, ए प्लस बी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको अच्छे से देखना होगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, ठीक है। तो एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Given that matrix A and B are of order 3/n and m/5 respectively, then the order of matrix C 5A plus 3B is, यानी दो मैट्रिक्स दे रखी है A and B, उनसे मिलके एक तीसरी मैट्रिक्स बननी है C 5A plus 3B। तो बेटा पहले इसको देखना, A कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये रही, इसका हमें ऑर्डर दे रखा है कितना, 3/n, ठीक है। और B कोई मैट्रिक्स दे रखी, इसका ऑर्डर हमें दे रखा है कितना, m/5, ठीक है। अच्छा इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। अब यहाँ पे हमें सी दे रखा है 5A plus 3B, तो ए का ऑर्डर ये है, तो बेटा 5A का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और बी का ऑर्डर m/5 है, तो 3B का भी सेम होगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो प्लस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सी।
अच्छा, तो सी का हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि सी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा एक चीज हमको पता है कि ये तभी ऐड होंगे तब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ ऑर्डर को तो क्या आएगा, m इक्वल टू 3 आएगा एंड n इक्वल टू 5 आएगा। तो फाइनली यहाँ से जो नई मैट्रिक्स मिलेगी C, उसकी जगह उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। एक और बेटा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, ईच एंट्री 1, 2 और 3। ठीक है, तो एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है बेटा, और उसमें हम एलिमेंट क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ये देख लेना कि टोटल अपने पास 2/2 अगर अपन इनका मल्टीप्लाई करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, और कितने हम पुट कर सकते हैं, यानी 3 अपन पुट कर सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, जितने एलिमेंट्स अपन पुट कर सकते हैं उसकी पावर में रख देंगे। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी पावर में क्या कर दो, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो। आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर क्या आ जाएगा, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर ऑर्डर। अगर इसको अपन एक ट्रिक की तरह से याद करें तो 3 की पावर 4 बेटा क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 81। तो 81 इज द पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 वेयर एंट्री क्या होगी, 1, 2 और 3। तो डी इज द राइट आंसर होगा। तो ऐसे बेटा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करना, ओरली क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है 3/3 की, वेयर एंट्री क्या है, 2 और 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, ऑर्डर में आ जाएंगे 3/3, और ये किसकी पावर हो जाएगी, जितने अपन पुट कर सकते हैं, यानी कितने पुट कर सकते हैं, 2। तो 2 की पावर 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा अपने एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इज। बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इनके होल क्यूब आप खोलना है ना। तो आप होल क्यूब खोलोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, आप इन दोनों को खोल के ऐड करते हो। तो ऐड करने पे बेटा क्या आता है, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। किसको खोलने पे, a प्लस बी का होल क्यूब खोलने पे, और a माइनस बी का होल क्यूब खोल के ऐड करने पे क्या आता है, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मूले की तरह स्प्लिट करेंगे कि यहाँ पे अपना 2a क्यूब क्या है, अपना कैपिटल A क्यूब, तो 2 कैपिटल A क्यूब प्लस 6 कैपिटल A इंटू बी की जगह क्या है, आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, 2a क्यूब प्लस 6ai स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू, a क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, और ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है बेटा। तो 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, प्लस 6, और आई स्क्वायर इंटू ए करोगे आप तो यूनिट मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, है ना, और उसका मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 7a। ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो 2, और ये हो जाएगा आई ए प्लस 6 से माइनस 7a को अपन सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए, और आई और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो 2a माइनस ए। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, ए आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज द राइट आंसर बेटा।